नमस्ते, हमारा नमस्ते। नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं तक्षशिला विधि टॉक। आज हमारे साथ एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के प्रतिभावान वकील, अधिवक्ता, भारत माता की सेवा में अनवरत लगे रहने वाले बड़ी ही प्रतिभाशाली व्यक्तित्व हमारे साथ हैं और इनसे मेरी अक्सर ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड दोनों बातचीत होती है और काफ़ी अच्छी पकड़ रखते हैं। लॉ पे तो रखते ही हैं, उसके अलावा चुनावी मुद्दों पे, राजनीति पे भी इनकी पकड़ काफ़ी अच्छी है। तो आइए आपके साथ हम ये बात वार्तालाप शुरू करते हैं, आज का बात शुरू करते हैं। नंदीराम जी, वकील साहब, आपको बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपने हमें मौका दिया चर्चा के लिए, धन्यवाद उसके लिए। ये तो दिस इज़ ऑलवेज़ अ प्लेज़र वकील साहब, आपने समय निकाला इसके लिए आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। अच्छा, आपको भी वकील साहब, बिना किसी समय को बर्बाद किए हुए आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज का जो मुद्दा भी है जी। कि प्रथम चरण के जो चुनाव हैं वो तो हो गए। 20 सीट में हो गए। तो 20 सीट में छत्तीसगढ़ में, जी। तो क्या लगा आपको, यदि मैं आकलन पूछूं आपका, कि क्या आप देखते हैं भाजपा की स्थिति या अन्य पार्टियों की स्थिति? मेरे को मैंने जो आकलन किया और लोगों से चर्चा भी किया, कई क्लाइंट हैं, कई मित्र जुड़े हुए हैं। जो बस्तर बस्तर रीजन में 12 सीट है और 8 सीट राजनांदगांव और रायपुर के कुछ सीट हैं। तो उनका कहना था, लोगों का कहना था कि, और मेरा अनुमान भी है कि 20 में कम से कम 12 सीट, जो पिछले चुनाव में 0 थी, 20 में 0 सीट मिली थी बीजेपी को, अच्छा। उसमें 12 सीट मिलेगी, ऐसा उनका कहना है। और मेरे को भी लगता है कि बस्तर में जो 12 सीट में, बस्तर रीजन में 12 सीट में जो मात्र 8 सीट मिला था, माने 0 मिला था, अभी 8 सीट मिलेगी बीजेपी को और तो टोटल 20 काफी। में 12। जी जी, आप बोले। टोटल 20 जो चुनाव हुआ है उसमें मेरा मानना है कि कम से कम 12 सीट मिलेगी और बस्तर रीजन की जो 12 सीट है उसमें कम से कम 8 सीट मिलेगी बीजेपी को। तब तो काफी अच्छी प्रभावशाली, स्थिति। प्रभावित करने वाली, हाँ, अच्छी स्थिति लग रही है बीजेपी की। जी। तो डॉक्टर ये, साहब, हाँ पिछले जी, चुनाव में हाँ, पिछले चुनाव में 90 में 68 सीट कांग्रेस जीती थी, बीजेपी अच्छा, मात्र 15 सीट जीती थी। अच्छा, और दोनों को माने वोट के अंतर जो था कांग्रेस और बीजेपी में 10% था। 10%, 10 समथिंग। अच्छा। जी। अभी क्या लग रहा है आपको? अभी तो मेरा अनुमान है, जो पिछले बार भी आपसे चर्चा हुआ था, हम्म, जो बताया था, चाहे 46 सीट मिले चाहे 52 सीट मिले, हम्म। बीजेपी जीतेगी, मैं ऐसा मानता हूं। इस स्थिति में अभी पिछले 4-5 दिनों में अच्छी सुधार हुई है। तो ये बताइए कि ये जो मतलब चुनावी रुख बदल रहा है, आप बता रहे हैं 10% का पिछले चुनाव में अंतर था बीजेपी के और कांग्रेस के बीच में, तो जी। क्या वो वोट स्विंग बीजेपी के पक्ष में वापस आता हुआ दिख रहा है? और यदि आता हुआ बिल्कुल। दिख रहा है तो उससे क्या कारण है? बिल्कुल। 10% को कवर करके 1-2% और वोट मिलेगी। 10% क्या जो कारण है इस स्विंग गेप, का? कारण क्या देखते हैं आप? देखिए, अब पिछले मतलब 15 साल बीजेपी में रमन सिंह लीड जो सरकार थी, तो 15 साल में एक स्वाभाविक एंटी इनकम्बेंसी बनती है, वो थी। दूसरी चीज, एक किसान वर्ग के बारे में बताया था पिछले बार भी आपको मैं, कि किसान वर्ग को जो 5 साल में 1 साल या 2 साल बोनस दे दिया जाता था और 3 या 4 साल नहीं दिया जाता था, फिर पूरा 15 साल में, तो उसमें किसान वर्ग में बहुत नाराजगी थी भाजपा सरकार के खिलाफ या रमन सिंह सरकार के खिलाफ। तो वो सब फैक्टर मिल के जो एंटी इनकम्बेंसी बनी, इसके बदौलत लगभग 10% की अंतर थी कांग्रेस और बीजेपी के वोट में। और पिछले जो 3 चुनाव जीती थी बीजेपी, उसमें 49, फिर 50, फिर 49 सीट मिली थी
अब वोट के अंतर रहता था 1.5 से 2%, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में 1.5% 2 बार और एक बार 2%। तो मुकाबला तो एकदम कांटे की रहती थी हमेशा, 2% वोट ज्यादा अंतर नहीं होती है। लेकिन पिछले चुनाव में जो एक तरफा जो 10% प्लस हो गई कांग्रेस, 10% तो ये अधिक मिला। कितनी जो जो इलेक्टोरली एलिजिबल पॉपुलेशन है वो कितनी है पूरी छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ में डॉक्टर हाँ। साहब, छत्तीसगढ़ के पॉपुलेशन अनुमान है 11 के बाद तो सेंसस जनगणना हुआ नहीं है, 2,90,00,000 पॉपुलेशन है। तो उसमें लगभग वही 1.25 लाख वोटर होंगे। 1.25 करोड़? सॉरी, 1.25 करोड़। तो 1.25 करोड़ वोटर में यानी कि 1,75,00,000। तो हाँ, एक 1,70,00,000 75 लाख वोटर होंगे। हाँ, तो 1,75,00,000 यानी कि 1,75,000 का 1% बन गया। जी। तो 2% का मतलब है कि सीधा सीधा 3 लाख वोटों का इधर उधर होना। 3.5 4 मान लीजिए। चार एक पांच दो लाख वोट। हाँ, 3.5 4 लाख वोट अगर किसी को अधिक मिल जाए तो सरकार बदल सकती है। और वो फैक्टर को मैं बताया था आपको, मध्य प्रदेश राजस्थान में 1% के राजस्थान में प्लस था कांग्रेस पिछले चुनाव में, हम्म। और 1%, यदि ये ताजुब हो जाएंगे, 1% प्लस बीजेपी थी मध्य प्रदेश में, और हम्म। मात्र 5 सीट की अंतर थी दोनों में, और हम्म। कांग्रेस से 1% अधिक सीट मिली थी उसको। ये मुझे पता है। तो हाँ, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इस स्विंग में प्रधानमंत्री मोदी का कितना आप योगदान देखते हैं? महत्वपूर्ण योगदान है। पिछले चुनाव में जो एंटी इनकम्बेंसी थी, मोदी जी के खिलाफ 1% भी नहीं थी। आपको मैं उसका उदाहरण दिया था कि छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा के सीट है, और जस्ट 3.5 महीना बाद चुनाव हुआ तो कांग्रेस से 8 से 10% अधिक वोट मिला था बीजेपी को, और 11 में 10 सीट थम कम मेजॉरिटी से बीजेपी जीती थी। 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 1.25 2 लाख से हर कॉन्स्टिट्यूंसी को, एक में हारी थी मात्र 35-40 हजार वोट। तो तो मोदी जी, ये मोदी जी की पॉपुलैरिटी का क्या राज है छत्तीसगढ़ में? इतना पॉपुलर छत्तीस क्यों है? देखिए, छत्तीसगढ़ में भी ये जो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के पार्ट था, और शुरू से जनसंघ की घटक रही, जनसंघ प्रभावी रही यहाँ। तो यहाँ के लोगों में माने जनसंघ भाजपा के प्रति तो एक लगाव है, सब चीज है, और उससे जुड़े हुए हैं। और राष्ट्रवाद से हर भारतीय, आज उत्तर भारत हो दक्षिण भारत हो, 2 4 राज्यों को छोड़ के राष्ट्रवाद से ओतप्रोत हैं। और लोग समझने लगे हैं कि जब तक मोदी जी के नेतृत्व है तब तक राष्ट्र की संप्रभुता, सुरक्षा, विकास अक्षुण्ण रहेगा, ये उनको मालूम है। और उसको उसके कई माने दिखे हैं उनके प्रदर्शन कार्यों की, जो है दुनिया में, विश्व स्तर में वो दिख भी रहे हैं। अभी अच्छा, तो देखिए ये ना, पूरा चाइना से लेके पाकिस्तान से लेके नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के शिकार हैं। अब भारत कैसे सुरक्षित है? ग्रोथ रेट 7.5% है अभी। ये तो है। अच्छा, ये बताइए कि ये जो अगला चरण है, जी। उसकी क्या संभावना है? क्योंकि इस चरण में आपके हिसाब से 20 में से 12 आ रही हैं। जी, तो अगले चरण में आप क्या देख रहे हैं? अगले चरण में भी वही, मतलब डॉक्टर साहब, 70 सीट में मेरा मानना है कि कम से कम 40 सीट मिलेगी। तो यानी आपके हिसाब से 52 सीटें हैं, यानी कि अगर 90 हाँ, में से वही 52 मतलब निकले तो सरकार मेरा बन गई। मानना है कि 46 से लेकर 52 के बीच आनी चाहिए सीट बीजेपी की। लेकिन ये किस आधार पे आप कह रहे हैं? क्योंकि जितने भी ओपिनियन पोल हो रहे हैं उसमें तो बीजेपी की सरकार नहीं, बनती हुई देखिए, नहीं दिख मैं उसका आपको लॉजिक एक बता रहा हूं। पिछले चुनाव में जो ओपिनियन पोल, प्री पोल हुआ था, जितने मेन स्ट्रीम मीडिया ने किया था, 4 5, सब ने बताया था कि बीजेपी 49 से 52 सीट से जीत रही है। और परिणाम क्या आया?
और वैसे ही 2003 के चुनाव में मीडिया वही बता रही थी कि पुनः कांग्रेस जीत रही है, लेकिन हुआ था उल्टा। और अभी वही होगा, जो मीडिया जो बता रही है कि कांग्रेस 48 से 55 सीट आएगी, वो बीजेपी की आ रही है, मेरा अनुमान है। और ये 3 तारीख के आपसे चर्चा भी करेंगे इसके बारे में कि हाँ, 3 तारीख मेरा को तो एनालिसिस लाइव भी कितना दम है। हालांकि हम लोग छोटे लोग हैं। नहीं, छोटा बड़ा कोई नहीं होता है, सैंपल साइज होता है छोटा बड़ा, बाकी जी सब जी अपना अपना अनुमान ही लगाते हैं। ये जी तो जी एक जी कौशल है। जी। तो अब आपके हिसाब से अगर अगले चरण में 40 सीटें आ रही हैं, इस चरण में 12 सीटें आ रही 38 हैं, से तब 40 तो सीट आएगी। ठीक है, 38 से वो तो 40 70 में हाँ, 5 4-5 सीटें इधर-उधर तो चलती इधर हैं उधर केवल। हो जाएगी। जी जी डॉक्टर साहब। तो चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट कौन बना रहे हैं आप? बीजेपी में बोल रहे हैं ना, नेतृत्व किनको मिलेगा? हाँ, डॉक्टर साहब, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जो जनता है, उनके बीच में चर्चा है, उसमें 3-4 नामों पे चर्चा है। हुँ, एक तो प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष होने के नाते अरुण साव जी हैं, जो अभी पिछले 1.5 साल से अध्यक्ष हैं और पिछले 2019 के चुनाव में पहली बार सांसद बने थे। तो उनका नाम एक अध्यक्ष होने के नाते से स्वाभाविक है। दूसरा नाम लोगों में चर्चा है और कुछ कार्यकर्ता और कहना है कि रमन सिंह 3 बार जो मुख्यमंत्री थे, तो उनका मानना है, कुछ सीमित लोगों का मानना है कि मुख्यमंत्री अंततोगत्वा वही बनेंगे। चौथा नाम बता दूं मैं, एक है धर्मलाल कौशिक जी। पहला नाम धर्मलाल, हो गया, एक मिनट वकील साहब, पहला नाम हो गया साव जी का, अरुण दूसरा साव नाम, जी। हाँ, दूसरा दूसरा नाम हो गया रमन सिंह का। हाँ, तीसरा रमन कौन है? सिंह। तीसरा हाँ, में तो आप एक, चौथा बोला ना, तीसरा गायब हो गया, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। नहीं जी जी जी, तीसरा में एक धर्मलाल कौशिक जी हैं, जो हुँ, पिछले बार स्पीकर भी रहे हैं, अभी पिछले 4 साल से लीडर ऑफ अपोजिशन रहे हैं और पार्टी के स्टेट के अध्यक्ष रहे हैं 3 साल। तो स्वाभाविक है, अगर बीच की कोई व्यक्ति अगर हो सकता है, तो एक धर्मलाल कौशिक जी हैं। मैं उन्हीं के कॉन्स्टिट्यूंसी में आता हूँ, बिलासपुर से लगा हुआ है। तो वो भी एक स्वाभाविक उम्मीदवार हैं, हो सकता है उनकी भी भाग्य जागृत हो जाए। चौथा चौथा एक नाम महत्वपूर्ण है, मैं आपको बताऊंगा। रायगढ़ से अभी विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं ओपी चौधरी, और अच्छा, पिछले विधानसभा चुनाव के 1 साल पहले आईएएस से रिजाइन करके उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किया था, अमित शाह के साथ रायपुर में। और पिछले चुनाव भी लड़े थे, वो खरसिया से उनकी हार हो गई थी। हुँ, लेकिन पिछले, एक चीज मैं बताऊं, पिछले 5 साल से वो पार्टी के संगठन महासचिव रहे, लेकिन प्रदेश सरकार के खिलाफ एक विपक्ष के नेता को या संगठन के प्रमुख को जो उठानी चाहिए मुद्दे, करीने से हर मुद्दे को उसने उठाया। हालांकि उनको फ्रंट मीडिया में, मेन लाइन मीडिया में कवरेज नहीं मिला, सोशल मीडिया में मिला, कुछ लोकल स्टेट लेवल के चैनल ने भी कहा, लेकिन हर मुद्दे पे, हर भ्रष्टाचार पे, हाँ, कांग्रेस के हर खामी को पिछले 5 साल से वो व्यक्ति लगातार उठाता रहा है। तो कार्यकर्ताओं की एक वर्ग में यह भी मानना है कि एक तो आईएएस रहे 13-14 साल, कलेक्टर रहे, सब चीज रहे। दूसरा, युवा भी हैं, अभी 44-45 साल के हैं मेरे ख्याल से, और उनको प्रशासन के अनुभव भी अच्छा है। उन्होंने दंतेवाड़ा जिला में जिला कलेक्टर के रूप में जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाया था दंतेवाड़ा में, जिससे मोदी जी आज से 6-7 साल पहले बहुत प्रभावित हुए थे, बहुत अच्छा, जिसमें आदिवासी वर्गों के लिए कोचिंग का व्यवस्था और कॉलेज की व्यवस्था और कई इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वहां पे। बहुत अच्छा एक मॉडल इंस्टीट्यूशन बनाया दंतेवाड़ा में। ये बस्तर का पार्ट था पहले, आज दंतेवाड़ा एक अलग जिला है, आप सुने भी होंगे, माँ यस, दंतेश्वरी। यस। तो तो काफ़ी खतरनाक जिला है। जी जी जी, नक्सल प्रभावित है, हुँ, नक्सल प्रभावित है वो। जी, 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 आई नो, आई नो, आई नो, आई नो।
तो दंतेवाड़ा में तो वो मारे गए थे ना, कांग्रेस के जो वो थे, शुक्ला जी। शुक्ला जी, नंद कुमार पटेल जी और 31 नेता कार्यकर्ता मारे गए थे नक्सलाइट हमला में। 31। नंद कुमार पटेल प्रदेश अध्यक्ष थे, पीसीसी चीफ। विद्याचरण शुक्ला कांग्रेस के माने राष्ट्रीय स्तर के नेता थे, और कई लोग मारे गए थे। माने करीब 15-20 नेता थे, कई कार्यकर्ता थे, कई पूर्व विधायक थे। 31 लोग मारे गए थे उसमें। आई तो अंडरस्टैंड। चौथा नाम ओपी चौधरी जी का हो गया, जिनका बताया। पांचवा नाम एक आदिवासी वर्ग से हो सकता है, राम विचार नेताम, जो पिछले 14-15 साल रमन सिंह सरकार में मिनिस्टर थे और आदिवासी समुदाय से बिलोंग करते हैं। तो ये 4-5 नामों में चर्चा है। तो अच्छा। किसके भाग्य जागृत हो जाए, अरुण साव जी के, रमन सिंह जी के, ओपी चौधरी जी के, धर्मलाल कौशिक जी के, या राम विचार नेताम जी के, ये 4-5 में डिसाइड होना है मुख्यमंत्री। लेकिन सबसे स्ट्रांग कैंडिडेट कौन है? अभी स्ट्रांग कैंडिडेट तो अब रमन सिंह जी के खिलाफ मैंने बताया था। मेरे को कई लोग बोल रहे थे कि आप रमन सिंह के खिलाफ ज्यादा बोल दिए, लेकिन कार्यकर्ता और जनताओं में उनके प्रति एंटी इनकम्बेंसी ज्यादा हो गई है। आप अभी गांव तक में गई जाके नहीं। रमन सिंह के खिलाफ, हाँ, रमन सिंह के खिलाफ अभी तक खत्म जी, नहीं हुई। अभी तक है, वो चीज है। तो मेरे ख्याल से रमन सिंह तो एक हैं स्वाभाविक, 15 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन इन 4 लोगों में ही डिसाइड होगा। अरुण साव, धर्मलाल कौशिक जी, और माने ओपी चौधरी और राम विचार नेताम, इन अच्छा। चारों में डिसाइड होगा, ऐसा लगता है। और ऐसे लोग बोलते हैं, पार्टी की स्तर में भी ये चर्चा होती है, कार्यकर्ता हम्म। लोग बोलते हैं, नेता लोग जो हैं अपने जो बातचीत होती है उसमें होता है। तो वैसे आप ये बताइए कि ये जो इस बार मतदान हो रहा है, उसके मुख्य मुद्दे क्या रहेंगे आपके छत्तीसगढ़ में? देखिए, मुद्दे तो किसान का मुद्दा है, विकास का मुद्दा है, एजुकेशन का मुद्दा है, और महिला समृद्धि का मुद्दा है। कई मुद्दे चल रहे हैं। लेकिन पिछले चुनाव में बीजेपी ने जो कमी की थी, और हम्म। कांग्रेस ने उस समय घोषणा पत्र में किसानों के लिए जो 2500 पर कुंटल और बोनस की जो घोषणा पत्र में किया था, उसको बीजेपी उसमें उसको नहीं कर पाई थी, घोषणा पत्र में नहीं लागू कर पाई थी, वो घोषणा पत्र में उल्लेख नहीं कर पाई थी। उसके खामियाजा भुगतना पड़ा। तो आज तो दोनों पार्टियां महिला समृद्धि के लिए हर महिला को, चाहे किसी भी वर्ग के हो, 12,000 रुपया एक साल में देने की घोषणा, और किसानों को जो किसान निधि से प्रधानमंत्री के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा 6,000 मिलता है हर किसान को, उसमें भाजपा ने घोषणा कर दिया है कि 5,000 हम देंगे, 6,000 हम देंगे, तो 12,000 हो जाएगी। और महिला माने गर्ल्स एजुकेशन के बारे में, माने महिला शिक्षा के बारे में जो कई घोषणाएं हैं, और महिला समृद्धि की कई घोषणाएं हैं। तो दोनों की तरफ से घोषणाओं की बौछार है। सब बोल रहे हैं कि 500 गैस सिलेंडर देंगे, और सब बोल रहे हैं कि किसानों को पर क्विंटल 3,200 रुपया देंगे। और 1 एकड़ में कांग्रेस बोली है कि मैं 20 कुंटल खरीदूंगी समर्थन मूल्य में, और बीजेपी की घोषणा है कि हम 21 कुंटल खरीदेंगे। और अभी प्रधानमंत्री जी का कई जनसभा हुआ, सरगुजा में, मुंगेली में। तो प्रदेश स्तर के नेताओं ने यह घोषणा किया है कि भूपेश बघेल के समय का नहीं है, वो रमन सिंह का समय है। 17-18 में जो बोनस नहीं दिए थे 2 साल का किसानों को, उसको भी देंगे अभी बोले। तो पब्लिक वेलफेयर की तो घोषणाओं की अंबार है दोनों पार्टियों में। और किसानों में जो एंटी इनकम्बेंसी थी अगेंस्ट में बीजेपी के, वो अभी बहुत कम हो गई है, क्योंकि इन्होंने भी लोक लुभावन घोषणा किया है, और जो जो कांग्रेस ने घोषणा किया है इन्होंने किया है सब चीज, और उससे बढ़ के भी कुछ किया है।
अब मोदी कांग्रेस जी तो के कह तो रही है कि मोदी जी का तो लोकप्रियता है, मैं बताया ना, किसान मेरे को बोला, पढ़ा लिखा किसान। प्रदेश में किसान ही तो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, जो मैं जिसको बताया आपको पिछले बार बताया था। प्रदेश में किसान हित और देश में राष्ट्र हित, प्रदेश में किसान हित और देश में राष्ट्र हित बोला। तो मैं इसका राहुल मतलब, गांधी की क्या पॉपुलैरिटी है वहां पे? कांग्रेस तो है सरकार में, वो भूपेंद्र बघेल जी की वजह से है, या बीजेपी की कमियों की वजह से है, या राहुल गांधी की वजह से? किसको श्रेय देंगे आप? नहीं, कांग्रेस में जो चीज है वो राहुल गांधी के नाम से कुछ भी नहीं है। वो माने, एक तो इनकम्बेंसी के कारण सरकार बनी, और दूसरी चीज जो प्रदेश स्तर के नेतृत्व है, चाहे जैसा भी है, चाहे किसान वर्ग को ही एड्रेस किया, और इंफ्रास्ट्रक्चर में तो कुछ काम नहीं किया। मैं बताया था आपको, पिछले 5 साल में कुछ नहीं हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं हुआ है, इंडस्ट्री डेवलपमेंट में कुछ नहीं हुआ है। सिर्फ एक माने, एक यहाँ के उनका नारा है, नरवा घुरुआ और गरवा। नरवा मतलब सिंचाई की व्यवस्था, नाला, उसको नरवा बोलते हैं, आपको बता दूं छत्तीसगढ़ में। घुरुआ मतलब जहां गोबर को डंप करते हैं किसान लोग, तो किसान के गोबर को भी कुछ फर्टिलाइज करके किसानों के हित में खाद बनाएंगे। नरवा हो गया सिंचाई, और घुरुआ हो गया वही मतलब गोबर की गड्ढा, और गरुआ गौ की रक्षा करेंगे। तो गौ की रक्षा के लिए इन्होंने तो जो बनाने की घोषणा किया था, गौशाला, गोठान, जिसको छत्तीसगढ़ी में गोठान बोलते हैं, वहां तो जाके देखेंगे डॉक्टर साहब, मैं देख के आया हूं। मैं तो अभी एक 125 सौ गांव गया था, तो वो जो सब उसके छत फत सब पता नहीं, वो गोठान है, वहां गौ नहीं है, कुत्ते बैठे हुए हैं, आप देखेंगे एक्चुअल में। तो ये हकीकत है। अच्छा, ये बताइए वकील साहब की, अगर कांग्रेस भी ये गौ पूजा की बात कर रही है, कांग्रेस भी राष्ट्रवाद की बात कर रही है, तो फिर बीजेपी और कांग्रेस में क्या अंतर रह गया बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में? देखिए, लोग जान रहे हैं कांग्रेस के हकीकत से, लोग अवगत हैं, लोगों का कहना है। ये तो आज मोदी जी ने, ये भाजपा ने जो कर दिया, आज सर्व स्वीकार कर दिया राष्ट्रवाद को, और गौ पूजा को, और सब चीजों को, हिंदुत्व को भी। ये लोग क्या क्या बोलते थे, ये जो जितने सेकुलर ताकत हैं तथा कथित कांग्रेस, आज उनको मंदिर जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। अयोध्या में मंदिर निर्माण हो रहा है, उसके खिलाफ आज एक शब्द कोई भी मंच पे नहीं बोल पा रही है कांग्रेस। तो लोग नहीं जान रहे, आज जागरूक हो गए हैं, सब जान रहे हैं हकीकत क्या है। और लोगों में जो जागृति आई है गांव से लेकर शहर तक, तो कांग्रेस आज हिंदुत्व के खिलाफ और हिंदुओं के खिलाफ, सनातन के खिलाफ और गौ रक्षा के खिलाफ बात करेगी, तो उसको कौन वोट देगा? तो वो डर में है, वो उनकी स्वीकार्यता नहीं है, वो दहशत है भाजपा की और मोदी जी की। इस कारण आज उसकी बात कर रहे हैं लोग, स्वीकार कर रहे हैं। यह हकीकत है। ये कांग्रेस के कार्यकर्ता को पूछेंगे, बता देगा वो। कांग्रेस के कार्यकर्ता की क्या सोच है? वो अपने जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, या जो उनका सेंट्रल वर्किंग कमेटी है, उसके विचारों से वो सहमत हैं, वो या वो? देखिए, वो देखिए, उसमें तो कई लोग बोलते हैं, मैं बताऊं कि उनका भी विचार जैसे राष्ट्रवादी जो भाजपा की सोच है, सनातन की जो सोच है, राष्ट्रवाद की सोच है, उसको वो लोग भी। और जैसे अयोध्या में मंदिर निर्माण हो रहा है, तो अंदर में तो हिंदू तो है ना, बहुत सारे, अधिकांश हिंदू ही हैं, तो वो लोग भी मानते हैं, कोई गलत नहीं है। लेकिन अब पार्टी के नाते से, पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते से, और उससे जुड़े हुए हैं, और उनके लीडरशिप का जो सिद्धांत है, उसको सार्वजनिक रूप से तो नहीं बोल सकते ना, अंदर से बोलते हैं वो लोग। इसीलिए तो मैं वो किसान, पढ़े लिखे किसान की बात बताया, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता भी है, जिसने कहा कि प्रदेश में किसान हित और देश में राष्ट्र हित। तो मैं बोला, मोदी जी को वोट दो कि लोग समझे, डंके की चोट में बोला, डंके की चोट में। और उसका परिणाम भी देखे हैं पिछले लोकसभा चुनाव में हम लोग।
खैर ये तो है, राष्ट्रीय हित तो मोदी जी ने पॉपुलराइज करा दिया हाँ, है, इसमें हाँ, तो कोई शक नहीं है। तो जी, चलिए एक आपसे आखिरी प्रश्न पूछते हैं, उसके बाद इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करेंगे कि जी। ये जो आपने कहा कि पढ़ा लिखा किसान तो बोल रहा है कि प्रदेश में किसान हित और देश में राष्ट्र हित, वो तो कांग्रेस वो का तो रहेगा। हाँ, कांग्रेस कार्यकर्ता भी है। तो वो तो मगर पढ़ा लिखा है, वो प्रदेश और देश के बीच का अंतर समझ रहा है। मगर अगर मैं पूछूं कि जो कम पढ़े लिखे हैं या नहीं पढ़े लिखे हैं, उनकी क्या राय है? क्या वो इस अंतर को समझते हैं? क्या वो मोदी और भूपेंद्र सिंह बघेल के अंतर को समझते हैं? और अगर समझते हैं तो फिर क्या वो भी वही राय रखते हैं जो पढ़े लिखे किसान रखते हैं? देखिए डॉक्टर साहब, हमारे छत्तीसगढ़ में 32% वनवासी लोग हैं, आदिवासी लोग, एसटी लोग। और पिछले चुनाव के मैं उदाहरण दिया, बस्तर संभाग में, बस्तर में लोकसभा में अ, विधानसभा चुनाव 2018 में 12 में 12 सीट थंपिंग मेजॉरिटी से कांग्रेस जीती, थंपिंग मेजॉरिटी से। उसके 3.5 महीना बाद बस्तर और कांकेर लोकसभा, 1.5 लोकसभा है वहां, इधर रायपुर मिला के 2 लोकसभा बनता है, तो वहां 1.5 लाख वोट के बीजेपी जीती है। और जहां बस्तर में 90% लोग एसटी हैं, दंतेवाड़ा, पूरे बस्तर रीजन में 90% लोग। और एक चीज और बताऊं, जैसे अभी द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति हैं, तो उसका भी, मैं तो मैंने लोगों से पूछा, उनका भी प्रभाव पड़ता है आजकल। मैं बताया ना कि मोदी जी ने हमारे समुदाय के एक व्यक्ति को प्रेसिडेंट बनाया है, ये भी भावना है। बता रहा हूँ एक चीज और। अच्छा, हाँ, द्रौपदी जो, मुर्मू जी को लेके? हाँ हाँ, पढ़े लिखे तबका जो कर्मचारी हैं, पढ़े लिखे वर्ग है, किसान भी है, वो भी आज के डेट में समझ रहा है कि कम से कम आज तक कोई नहीं बना था, ऐसा भी भावना है। इसको आप इग्नोर नहीं कर सकती इसको। तो ये जो है जमीनी स्तर पे इसकी इसकी कंपन है, लोग इससे रिलेट कर रहे हैं। बिल्कुल। और मोदी जी के जो लोकप्रियता है, मैं मानता हूं कि कांग्रेस में हो सकता है इनके बराबर नेहरू जी या इंदिरा जी का रहा हो, लेकिन इनके व्यक्तित्व की जो आकर्षण है, वो अद्भुत है। आप लोगों से चर्चा अद्भुत है। करें, यानी कोई अद्भुत शक है। नहीं। हाँ, चाहे वो देखिए, मोदी जी की खास बात है कि अभिजात्य वर्ग हो या पिछड़ा वर्ग हो या पढ़ा लिखा हो या कम पढ़ा लिखा हो, सभी एक समान उनको पसंद करते हैं। मैं खुद भी मोदी जी का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, बहुत बड़ा फैन हूँ। जी मैं तो जी मोदी जी। जी के लिए तब से काम कर रहा हूँ 2013 में, जब मोदी जी कुछ नहीं थे और तब मुझे लोगों से मुख्यमंत्री लड़ना थे, पड़ा। हाँ, मुख्यमंत्री। मतलब प्रधानमंत्री नहीं थे, लेकिन हम लोग उनके प्रधानमंत्री लेने के, मैं प्रोफ़ेसर था, लोगों हैं में हैं। बात करता था और लोग हमें पता नहीं क्या-क्या शब्द बोलते थे, मैं वो बोलना नहीं चाहता कि ये तो वो है, बिगेट है, कम्युनलिस्ट है, हिंदुत्व वाला है, ऐसे-ऐसे करके। मोदी जी के लिए फिर भी हम लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी हैं और मुझे जी जी। याद है कि मेरी यूनिवर्सिटी में से मैं कुछ बच्चों को लेके उनकी कलकत्ता में एक मीटिंग हुई थी, तो मैंने जो बच्चे आना चाहते थे, मैंने उनको वो किया कि आओ चलो चलें। तो आए थे कुछ बच्चे, साथ में गए थे मैं मोदी जी के उस क्योंकि वो ना वो था बड़ा कस्प पॉइंट। मोदी अगर 2014 में इलेक्शन नहीं जीते थे तो जी फिर जी। कभी नहीं जीत पाते। हाँ 2014 जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। हाँ हाँ। तो हमने तो अपना जोर चोर लगाया था जो भी था और सफलता भी मिली। ये बात अलग है वो कि हम लोगों को पहचाना नहीं गया, हम लोगों को कुछ नहीं मिला, लेकिन हाँ ठीक है, भारत के। नहीं, देखिए डॉक्टर साहब, मैं तो बताया था ना, नींव की ईंट रहते हैं कई लोग। हाँ, तो की उसके ईंट है। बारे में डॉक्टर साहब मैं 3 मिनट आप लूंगा। प्लीज प्लीज। मैं ये जो छत्तीसगढ़ की जो विकास की मॉडल होनी चाहिए और विकास की संभावना है, उसके बारे में 3 मिनट बोलना चाहूंगा मैं। जी जी। इसी में ले लेते हैं डॉक्टर साहब। हमारे छत्तीसगढ़ स्टेट जो है, हम्म। वो लगभग 1,35,000 वर्ग किलोमीटर भूभाग है, क्षेत्रफल है। और यहाँ डॉक्टर साहब कोयला पूरे देश के 28%, लोहा 22%, टीना 80%, चूना 30%। कोई भी ऐसा खनिज नहीं है, हीरा और सोना को छोड़ के, हीरा भी मिलता है, संभावना है मिलेगा, बस्तर में है। तो हर खनिज में और संपन्न है छत्तीसगढ़।
और एक चीज और बता दूं, पूरे 1,35,000 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्रफल है उसमें 44% वन आच्छादित है। वन का क्षेत्रफल है 44%, जो देश के एक दो छोटे स्टेट होगा कोई, बाकी कोई नहीं है। तो अगर यहाँ का नेतृत्व एक मॉडल अपना के, विकास के मॉडल अपना के आगे बढ़े डॉक्टर साहब, तो पूरे इंडिया में ये छत्तीसगढ़ टॉप की स्टेट हो सकती है। करेक्ट। मैं एक उदाहरण दूंगा। मलेशिया का क्षेत्रफल हमसे डबल है, लगभग 3,30,000 है, और जनसंख्या 3,30,00,000 है, हमारा 2,90,00,000 है। तो उसको मैं समान मानता हूं। माइनिंग रिसोर्स में हमसे कम है मलेशिया। तो अगर डेवलपमेंट किया जाए, देखिए डॉक्टर साहब, छत्तीसगढ़ का भाई जीडीपी है वो 66 अरब डॉलर की है, और मलेशिया की जीडीपी है 406 अरब डॉलर की है। तो डॉक्टर साहब, मेरा एक भविष्य के कोई भी नेतृत्व करेगा उसको आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, मैं भी एक बुद्धिजीवी हूं, जैसा भी हूं, छोटा बड़ा, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सही विकास के मॉडल एडॉप्ट करेंगे तो इसमें मलेशिया के समान जीडीपी और विकास की संभावना है डॉक्टर साहब, और इन लोगों को ध्यान देना चाहिए। आज तक चाहे पिछले 15 बीजेपी की सरकार रही, उसने भी जिस जज्बे के साथ विकास मॉडल के ऊपर आगे बढ़ के विकसित स्टेट बनाना था, वो हो नहीं पाया। और भूपेश बघेल जी को तो बताया था मैं, इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर में पूरा जीरो है। दूसरे उसके पहले अजीत जोगी जी भी थे, तो बडंबर में ही फंसे रहे, कई स्कैंडल और कई, आप तो सुने होंगे, अजीत जोगी को जानते होंगे, 3 साल मुख्यमंत्री रहे, फर्स्ट मुख्यमंत्री थे वो 3 साल भी ऐसे बर्बाद हो गए। तो मैं डॉक्टर साहब आपके माध्यम से कोई भी नेतृत्व करे आए, तो मैं उनको एक आपके माध्यम से मैसेज देना चाहता हूं कि हमारे खनिज संसाधन छत्तीसगढ़ के, हमारे मानव संसाधन, एजुकेशन भी डॉक्टर साहब कोई कम नहीं है। 71% लोग एजुकेटेड हैं छत्तीसगढ़ में। जो स्टेट 32% आदिवासी, 11% अनुसूचित जाति माने एससी, 50% ओबीसी है, लेकिन एजुकेशन का परसेंटेज है 2011 के अनुसार 71%। तो मानव संसाधन की कमी नहीं है, खनिज संसाधन की कमी नहीं है, वन संसाधन की कमी नहीं है तो विकास मॉडल को, एक मॉडल विकास को लेकर चलने वाले नेतृत्व की कमी है। और उसको ध्यान देके करेंगे तो मलेशिया के समान इकोनॉमी, और जो मलेशिया आज डेवलप्ड नेशन की कतार पे पहुंच चुकी है, वो स्थिति में छत्तीसगढ़ आ सकती है और इंडिया की डेवलप्ड स्टेट बन सकती है डॉक्टर साहब, मेरा ऐसा मानना है। हमारे जैसे साधारण व्यक्ति का कोई सुने और उसको फॉलो करे और विकास की अच्छी मॉडल बनाए, तो अगले 5 साल में डॉक्टर साहब विकसित स्टेट बन सकती है, महाराष्ट्र के बराबर। हालांकि पॉपुलेशन में और एरिया में, क्षेत्रफल में छोटा है छत्तीसगढ़, लेकिन विकास में महाराष्ट्र के बराबर आ सकती है अगले 5 साल में, अगर ध्यान दें तो। नहीं, ठीक है, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, बिकॉज की बहुत ही मिनरल रिच रिसोर्स है, प्लस ह्यूमन कैपिटल तो है ही है। तो ये तो मेरा भी पूरा ही है कि छत्तीसगढ़ हैज अ ह्यूज पोटेंशियल टू जी, लीड द वो इंडियाज धान का ग्रोथ। कटोरा है, बॉयल अप राइस बॉयल है। प्लस इंडियन कल्चर का भी बहुत भगवान राम यहीं से होकर के तो बिल्कुल, बहुत उनके मामा जी, जी, माने जी, तो ननिहाल था उनका। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तो छत्तीसगढ़ तो खैर भारत की समझ लीजिए कि हृदय है। तो अच्छा, एक खैर चीज एनीवेज, जी, डॉक्टर साहब, जी, 2 मिनट मात्र। पवन दीवान एक संत थे और कथावाचक थे। तो उनको एक बार प्रश्न पूछा गया था, आज से 7 साल पहले, मैं बता दूं आपको उसको, कि छत्तीसगढ़ में खासकर भांजाओं की पैर छूने की प्रथा क्यों है करके। हम्म, तो पवन दीवान जी ने कहा था, उनके शब्दों को मैं बता रहा हूं, कि भगवान रामचंद्र जी के ननिहाल था, तो रामचंद्र जी प्रभु थे, भगवान थे, इसलिए
ये भांजे थे छत्तीसगढ़ के, तो इसीलिए यहाँ भांजाओं का पैर छुआ जाता था। ये पवन दीवान जी ने कहा था। वाह। तो यही तो हमारी कल्चर की खूबसूरती है, यही तो सुंदरता है हमारी। खैर एनीवेज़ आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और जल्दी ही जब छत्तीसगढ़ का चुनाव कंप्लीट हो जाएगा 3 दिसंबर को फिर से मिलेंगे। तब तक जी, के लिए डॉक्टर साहब एक बार जी। निवेदन कर दें फिर से सब्सक्राइब करने के लिए कोई। हाँ, तो आप सबसे मेरा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि वकील साहब के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इनके चैनल का नाम वकील साहब अपने चैनल का नाम बता दें आप लोगों डी को। आर पटेल, डी आर डीआर पटेल। डीआर पटेल इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एक बहुत ही ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं, बहुत ही मज़बूत वकील हैं और बड़ा ही अच्छा सामाजिक कार्य करते हैं, सामाजिक विषयों पे अपनी सोच रखते हैं, समाज उद्धार के लिए काम करते हैं। तो हमें ऐसे लोगों का जो है हाथ बढ़ाना चाहिए, हाथ इनका मदद करनी चाहिए और इसलिए मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करूँगा कि आप प्लीज़ धनी राम साहब के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और हमारे भी चैनल को, मेरे भी चैनल को आप ज़रूर डॉक्टर साहब के मैं बोल दूं, डॉक्टर साहब के चैनल को भी आप छत्तीसगढ़ में बहुत देखने लगे हैं और देख रहे हैं, मेरे को कई लोग बोलते हैं, तो देखें। उसके साथ साथ डॉक्टर साहब के चैनल भी तक्षशिला अभिषेक मिश्रा को लाइक सब्सक्राइब करें। जी, तो जी, जी। हाँ, कुछ करना तो है नहीं सब्सक्राइब करके कुछ आपका नुकसान तो होना नहीं है, तो उतना तो कर ही सकते हैं। जी जी तो भाई हमको और वकील साहब को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर किसी दिन मिलेंगे वकील साहब से और उनकी सलाह लेते रहेंगे, उनसे चुनाव के हाल लेते रहेंगे और भी अन्य सामाजिक मुद्दों पे उनसे बातचीत होती रहेगी, ये कथा चलती रहेगी। तब तक के लिए आप सभी को वंदे मातरम, नमस्ते। वंदे नमस्ते मातरम। वकील साहब। नमस्कार।